अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आजकल मुल्क की सियासत जो है ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स पर चल रही है और डिस्कशन जो है वो इन्हीं ऑडियो और वीडियो लीक्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है और हर कुछ दिन के बाद कभी कोई बयानी हल्फी आ जाता है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई तस्वीर आ जाती हैं। और आजकल एक ऑडियो जो है वो ज़ेर गर्दिश है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो आई, जिसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टेकअप किया और इसके ऊपर कल से ही हम देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम में हर जगह पर इसी पर बात की जा रही है। जस्टिस साकिब निसार की एक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये ऑडियो है जिसमें वो किसी से बात कर रहे हैं, जिसमें ये तासुर नज़र आ रहा है उनकी गुफ्तगू से कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको सियासत से बाहर रखने के लिए ये सारे जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसला उनके ख़िलाफ़ दिया गया। अब सवाल ये है कि इन ऑडियोज़ की, ये वीडियोज़ की बयाने हल्फी जो आ रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरा ये कि अपोजिशन की एक मीटिंग हुई है आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि मार्च में वो मार्च करेंगे, पहिया जाम होगा, एहतजाज होगा, रैलियाँ होंगी। लेकिन सवाल ये है कि मार्च का क्यों जो है इंतज़ार किया जा रहा है। फौरी तौर पर अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात या महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है तो फौरी तौर पर क्यों नहीं किया जा रहा है एहतजाज, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि IMF से मुआहिदा हो गया है गवर्नमेंट का, और आज जो वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि $1 अरब अब मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में महंगाई भी मज़ीद बढ़ेगी। साथ ही साथ हर माह पेट्रोलियम की लेवी जो है उसके अंदर $4.95 का इजाफा होगा, ये भी उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इन तीनों टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये हमें ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लालचंद मली साहब MNA PTI, सेनेटर ज्ञान चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ अहमद रज़ा कसूरी साहब भी मौजूद होंगे, माहिर कानून है, पाकिस्तानी सियासत से भी इनका ताल्लुक है। सर मैं आगाज़ करती हूँ अहमद रज़ा कसूरी साहब आपसे। सर वीडियो, ये जो ऑडियो आई है ये देखिए, आपने सुनी है? जी कसूरी साहब, आपने ये ऑडियो जो आई है, जो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आजकल फ्लोट कर रही है, डिस्कशंस हो रही हैं बड़ी, इसके ऊपर सुनी है आपने? नहीं, मैं नहीं सुन पाया, आई वाज वेरी बिजी। तो अच्छा सर, वो वीडियो, उस ऑडियो के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। उसमें मुबैना तौर पर जो ऑडियो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है, जिसमें वो किसी शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इदारों की जानिब से प्रेशर था कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको सज़ा लाजमी देनी है, क्योंकि हम खान साहब को लाना चाहते हैं हुकूमत के अंदर, तो इनको सियासत से बाहर रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह से राना शमीम जो है साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनकी जानिब से भी बयानी हल्फी सामने आया था और उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस, ठीक है वो आपने सुन लिया है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, क्या जब अब कहेंगे इसके ऊपर, आपको अब मैंने ये बताया, तो क्या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस ऑडियो की या इस बयानी हल्फी की? देखिए, जब जजेस अपने पावर के पैरामीटर से बाहर निकल जाएं, उनका बुनियादी तौर पर जो उनका जो ड्यूटी है वो है टू डू जस्टिस एंड टू बी फेयर प्ले एंड एक्विटी। अगर वो अपना इससे दायरे से बाहर निकलकर वो कोई पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करें, तो फिर यही होता है जो कि अपना ये निसार साहब के साथ हुआ। इन्होंने अपना जो था डैम बनाने में इन्वॉल्व हो गए। भाई डैम से आपका क्या ताल्लुक है? व्हाट इज़ योर लिंकेज विद डैम? दैट इज़ द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहाँ कूद पड़े सी। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे सम ऑफ द जजेस, नॉट ऑल, उनको बड़ा शौक है कि उनका अखबारों में उनकी हेडलाइंस आएँ। मिसाल तौर पर चौधरी इफ्तिखार जब चीफ जस्टिस था, तो एक सदीकी जो थे अपना जियो के, वो जब तक कोर्ट में नहीं आता था चौधरी इफ्तिखार खामोश बैठा रहता था। जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता था सदीकी आ गया है, तो फिर वो मसलन अगर पुलिस वालों के सामने मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, और वो भागा हो जाता था, हेडलाइन मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, उसी चीफ जस्टिस। अब चीज़ ये है कि जजेस आर नोन थ्रू their judgments. Judges speak through their judgment
and judges derive their respect, honor and dignity through their judgment. थी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जो मैं तारीख थोड़ी सी जिक्र कर दूं, हमारे यहाँ अगर कोई पावर में बैठा हो तो फिर है अपना मौलवी तमीजुद्दीन खान केस, जिसमें होल्ड किया गया सालिस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज अ सुप्रीम लॉ। अगर पावर में कोई बंदा बैठा हुआ है तो फिर है डॉसो केस कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन गिव्स बर्थ टू अ न्यू लीगल ऑर्डर। उन्होंने 56 के आइन के तहत रेट कर दी, उन्होंने कहा 56 का आइन तो खत्म हो गया, अब तो अयूब खान वहां बैठा है, एंड दिस इज सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। इट्स दैट कसूरी साहब, अगर ये सबूत लेकर अदालत में जाते हैं, मुताल्लिका फोरम पे जाती है नून लीग, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है उनको इन सबूतों की बिना पर, इन वीडियो या फिर जो बयानी हल्फी है उसकी बिना पर? देखिए, जो अगर इनमें सच्चाई का आंसर है, जैसे कि आप बड़े एतमाद से इन वीडियोस को दिखा रही हैं, श्योरली यू पीपल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आप लोग शो कर रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई का आंसर है तो डेफिनेटली द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे टेक कॉग्निजेंस I can't predict, but they will certainly take cognizance कि भाई ये क्यों कहा गया, किसने कहा, एंड आई एम श्योर जो अपना निसार साहब हैं, जिनको बड़ा शौक था अपनी पब्लिक फिगर बनने का, उनकी खासी जो है हो जाएगी अगर उन्होंने अपना नोटिस ले लिया कोर्ट में। सही। अच्छा, बहरहाल उन्होंने तो कह दिया कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, ये जेन्युइन उनकी आवाज़ नहीं है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। उन्होंने तो तरदीद कर दिया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, बड़ा अहम मसला जो आवाम से मुतालिक है वो है महंगाई का, कि हर चीज़ महंगी हो रही है, कुछ भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है। और अब ये खबर आई है कि IMF से मुआहदा हो गया है और अब $1 अरब जो हैं वो इस हुकूमत को मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नई नवीद भी सुना दिया कि आने वाले दिनों में बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी हर महीने जो है वो महंगा होगा। तो सर, क्या लगता है आपको, ये कहाँ पर जाकर रुकेगी महंगाई? जी कैसर साहब। अच्छा यूसुफ, आपने बड़ा ऐसा सवाल किया जो कि आजकल हर बंदे की ज़बान पे है। देखिए ना, 1.5 साल से IMF हमसे समझौता नहीं कर रही थी। जो उन्होंने $6 बिलियन की ट्रांच उसमें से देनी है, तो वो 1.5 साल हो गया हमें उनसे बात करते हुए। वो अपनी कंडीशंस पे कंडीशन लगा रहे हैं, एक से बढ़ के दूसरी कंडीशन, और हम जिद कर रहे थे। हम ये कह रहे थे नहीं जी, हम तो क्योंकि तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुआशी नमू बढ़ती रहे, इसलिए हम ना तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम जो बजट में जो खसारा हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल की लेवी भी कम की है। लेवी सारी ख़त्म कर दी इन्होंने, जो पेट्रोल लेवी का बजट में रखा था। दुनिया में कीमतें बढ़ गई और इन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन IMF ने तो जो टारगेट रखे हुए, वो कह रहे हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है वो इतना बड़ा खसारा हो चुका है। पहले ही $5.1 अरब तो 4 महीने में करंट अकाउंट खसारा हो गया, और ये उसी तरफ जा रहा है जैसे कि ये बड़ा PTI वाले ये कहते थे नहीं जी मुस्लिम लीग के दौर में, जबकि डॉलर 120 रुपए था, आज इन्होंने बढ़ा के डॉलर 175 रुपए कर दिया है, लेकिन करंट अकाउंट खसारा वही है। इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3.25 गुना हो गई है, और कल इनको बढ़ाना पड़ा 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, और अभी अचानक बड़ी जल्दी में थे ये, इन्होंने 1 हफ्ता पहले मॉनेटरी पॉलिसी इनकाद किया, और आगे फिर कह रहे हैं कि साल में पहले 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, अब 8 बार होगी, यानी और बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ाएंगे। इससे जो महंगाई और बढ़ेगी। देखिए ना, एक तो डॉलर बढ़ रहा है, एक जब आप ड्यूटियां लगाएंगे, आप सेल टैक्स लगाएंगे, आप टैक्स लगाएंगे, आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, तो महंगाई का तो एक बुरहान पहले ही है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में खुद ही ये कह रहे हैं, जो गैस का बुरहान है, जो बिजली का बुरहान, इनसे कोई संभल तो रहा नहीं, ना इनको कोई प्लानिंग थी, ना इनके पास कोई टीम थी। ये तो सारे के सारे बातें करते थे कि 50 लाख हम देंगे, घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो हालात तो दिगर गूं हो रहे हैं। जब हम इलाकों में जाते हैं
तो लोग तो बिल बिला रहे हैं, वो अपने बच्चों की फीस दें, वो बिजली और गैस के बिल दें, या वो खाने पीने बिल्कुल बड़ी मुश्किल में है आम आदमी इस वक्त। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए महंगाई है, इंतखाबी इस्लाहात या ऑडियो वीडियो आना, ये उनका मसला नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। हमने लेविश खर्च ठीक है, कैसे साहब साथ ही रहिएगा। ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल के ऊपर? प्रायोरिटी पर आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ है? हमेशा पीपल्स पार्टी तो बात करती है आम आदमी की, रोटी कपड़ा मकान की। रोटी कपड़ा मकान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। दूसरी तरफ हम सियासत देखते हैं, उसका रुख दूसरी चीज़ों की तरफ है। कभी इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही होती है कि हम इनको नहीं मानेंगे, कभी ऑडियो वीडियो का जिक्र हो रहा होता है। तो सर, महंगाई, आम आदमी के मसाइल, ये आपको प्रायोरिटी पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त? ऑपोजिशन की आपकी प्रायोरिटी पर हैं? आम आदमी अगर प्रायोरिटी पे होते तो इस किस्म के मुआहदे नहीं होते। आम आदमी प्रायोरिटी पे होते तो इस किस्म के जजेस भी नहीं होते, इस किस्म की वीडियोस भी नहीं आती। तो प्रायोरिटी जब तक आप लोगों की आवाज़ को नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों के इश्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक लोगों की जो विल है, लोगों का जो डिसीजन है थ्रू देयर वोट, उसको हम अहमियत नहीं देंगे, तब तक तो यही होना है ना। आज यही हो रहा है कि भाई साकिब निसार की क्रेडिबिलिटी क्या? क्रेडिबिलिटी वही क्रेडिबिलिटी है जो आज के नैब के चीफ की है। नैब का चीफ क्या कर रहा है? जो इमरान खान कह रहा है, साकिब निसार भी वही कर रहा था। हमारे जुडिशरी की इंसाफ का निज़ाम कहते हैं कि जहाँ जालिम के निज़ाम तो चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर हुकूमतें नहीं चल सकती। तो यहाँ पे तो ये सूरत जाकर खड़ी है ना। वही साकिब निसार हैं जो एक शर्जील मेमन को देखने के लिए उसके कमरे में क्या हो रहा है, वो हॉस्पिटल के कमरे में घुस गए। जो एक सिविल जज को ही ऑर्डर दे देते तो वो चेक कर लेता कि क्या है, एक दूसरे पे टस्ट या उनको कोई खबर लगानी थी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ खबरें लगाने के पीछे भागेंगे, मुल्क के गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आज के हालात में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे जाकर पहुंची है? जो अभी आप बात कर रही थी कि IMF से मुआहदा हो गया तो एक शर्त पे दूसरा शर्त, दूसरे शर्त पे तीसरा शर्त। हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं, हमारी कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो मानते जा रहे हैं, और उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? एक कॉमन मैन कीमत अदा कर रहा है। ये चोर डाकुओं की जो बात करते थे, लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि 3.5 साल हो गए, ऑपोजिशन ने क्या कर लिया इस हुकूमत के खिलाफ? आप लोगों ने ही जाके रिप्रेजेंट करना है ना, या आम आदमी की आवाज़, आम आदमी के मसाइल को उजागर करना है पार्लियामेंट के अंदर, या अब तो सोशल मीडिया भी है, मीडिया के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो आप लोगों ने 3.5 साल में क्या किया, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन ज्ञानचंद साहब भी हैं, लालचंद मल्ही साहब भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी गुफ्तगू करते हैं। सर, आप सुन रहे हैं सारी बात हमारे जो मेहमानों की। सबसे पहले तो बताइए क्या कहेंगे आप, ये जो आजकल चल रहे हैं इश्यूज इसके ऊपर, और IMF से बहरहाल फाइनली मुआहिदा जो है वो तय पा गया है, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे साथ भी शेयर कर दें कि क्या क्या होंगे। जी शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू पे आज बात हो रही है आपके साथ। देखिए, आप और कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जहाँ तक इस ऑडियो की बात हो रही है, ऑडियो से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये ऑडियो किस टाइमिंग पे आई है। ऑडियो और वीडियो उस टाइमिंग्स पे आ रही हैं जब एक मुलजमा है उनकी हेयरिंग डे टू डे पे होने वाली है। उससे पहले आप थोड़ा सा इसकी तारीख में जाएं। जिस मुकदमे में इनको सज़ा हुई है नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को, वो मुकदमा हमने नहीं बनाया था, वो इंटरनेशनल एक कंसोर्टियम था जर्नलिस्ट का, वहाँ से ये खबर आई पनामा में कि इनकी बार बियॉन्ड द मीन्स बेनामी जायदादें मौजूद हैं। उसके बाद कौमी असेंबली में इन्होंने आके गलत बयानी की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुना। उसके बाद JIT बनी। JIT के बाद वो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में गया। उसके बाद इनको सजा हुई है। ये है एक पोर्शन। इसका इन ऑडियो वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना पनामा से इस ऑडियो का ताल्लुक है,
نہ GIT سے اس کا کوئی تعلق ہے. تو یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ کورٹوں کو پریشرز میں لایا جا سکے تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے, جو مجھے یقین ہے کورٹس کسی بھی صورت میں اس پریشر میں نہیں آئیں گی. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں سے مسلسل اپوزیشن پاکستان کی افواج اور جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو کو اور ایون پارلیمنٹ کو بھی اپنے اٹیکس کا نشانہ بنا رہی ہے, تاکہ وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہ ہو تو ملک کا کتنا بھی نقصان ہو جائے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو سر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے نا, یہ بتائیے, آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یہ نون لیگی جو ہیں یہ اداروں کو, شخصیات کو متنازع کرتے ہیں, ان کی ساکھ جو ہے اس کو داؤ پر لگاتے ہیں. تو آپ کی حکومت ہے, آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی کر رہے ہیں, ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس ملک کے مفاد میں ہو, جو یہاں پہ ٹرانسپیرنسی آئے. سر تھوڑا سا ڈیٹیلز بتائیے گا نا کہ کیا کر رہے ہیں, اسپیشلی اداروں کو جو متنازع بنانے والی بات ہے اس سلسلے میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, تھوڑے ذرا ڈیٹیلز بتائیے. دیکھیں میں لیٹسٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اداروں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. اداروں نے, آپ اسی سپریم کورٹ نے, آپ نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے پرائم منسٹر کو کال کی اور وہ آدھے گھنٹے کے نوٹس میں اداروں کے احترام میں جا کے پوڈیم پہ کھڑے ہو گئے سپریم کورٹ کے سامنے, ان کے سوالات کے جواب دیا اور کہا اور سپریم کورٹ کو اشور کیا کہ جو بھی آپ کے احکامات ہوں گے یہ حکومت جو ہے اس پہ منوان عمل کرے گی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم, جیسے پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا, یوسف زئی گیلانی کو بلا کے سپریم کورٹ تھک گئی تھی تو انہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا, ایک خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا. یہ ہمیں کورٹوں کی عزت سکھائیں گے جو سپریم کورٹ میں حملے کرتے تھے. جسٹس قیوم, یہ گیان چند صاحب ساتھ ہیں, ان کی لیڈرشپ کو سزا دلانے میں تو جسٹس قیوم کا ہاتھ تھا. ہم نے کون سے ادارے کی تصدیق کی؟ ہم نے جب ریگنگ کے خلاف کیمپین کی, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا 2013 کے الیکشنز کا, ہم نے اس کو منون قبول کیا. انہوں نے پاناما کا جو فیصلہ کیا ہم نے منون قبول کیا. آج بھی سپریم کورٹ کال کرتی ہے تو ہماری پرائم منسٹر وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں, ہمارے منسٹرز حاضر ہو جاتے ہیں, جواب دہ ہیں. ہم اداروں سے لڑائی کرنا اس ملک کو کمزور کرنے کے مطابق ہے. ہر کچھ دن کے بعد سوشل میڈیا سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ متنازع بنتے ہیں, ان کے اوپر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. FIA آپ کے انڈر ہے, آپ کیوں نہیں ایکٹیو کرتے اور یہ کیوں نہیں پتہ لگاتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور اس سے جو ملکی سیاست جو ہے اس کی ساری باتیں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے. یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ کون ڈال رہا ہے. اس کا جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا, سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے اس کرائم کا یا اس چیز کا فائدہ کس کو ہوگا. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, جب سے مریم نواز کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے ہیئرنگ کے لیے, تب سے یہ مسلسل یہ چیزیں لے آنا, تو سمپل سی بات ہے کہ اشارہ کس طرف جاتا ہے. باقی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے, یہ بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل کہ آپ صحیح اور جھوٹی خبر میں بڑی آسانی سے فرق کر لیں. یہ ہو نہیں پا رہا کیونکہ انفارمیشن کی اسپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے. لہذا اس حکومت کے سوشل میڈیا کے رولز بھی ہیں, FIA بھی ایکٹیو ہوگی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اداروں کو متنازع نہ ہونے دیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کام کرتی رہے. ٹھیک ہے. احمد رضا قصوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, عوامی ریلیف جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے؟ کون سی حکومت کو ہم کامیاب کہیں گے, وہ حکومت جس نے عوام کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے, یا پھر وہ حکومت جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف زیادہ تر بیان بازی کے بلبوتے پہ ہی چل رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کا عزت, احترام اور وقار جو ہوتا ہے ان کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے. جتنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے لوگوں کی پرابلمس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں, اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایٹ اے گورنمنٹ لیول ایکشن از ریکوائرڈ, وہ اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرتے بلکہ ایگریسولی اس معاملے کو 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نواز
اپنا عمران خان کے ساتھ پاس انفارچونیٹلی ہی ڈزنٹ ہیو اے ٹیم. اس کے پاس اس ینگسٹرز ہیں جن کی کوئی میونسپل کمیٹی کی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ میونسپل کمیٹی کو کیسے رن کرتے ہیں. وہ دے ہیو بن ایلیویٹڈ. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آپ نیب تحصیلدار سے خوش ہو کے اس کو اگلے دن ڈپٹی کمشنر بنائیں تو وہ مینٹلی نیب تحصیلدار ہی رہے گا. وہ ہی ول ناٹ بہیو, ہی ول ناٹ ایکٹ لائک, he will not discharge his duties like a deputy commissioner. وہ mentally وہ نیب تحصیلدار ہی رہے گا. تو یہ جو ان کی جو ٹیم ہے it's a very poor team. It does not inspire confidence in the people of Pakistan. نہ ان میں تجربہ ہے. So unfortunately ہو یہ رہا ہے کہ پرابلمز جو ہیں بہت ہیں, اور پرابلمز کو یہ جو ہے سائڈ ٹریک پر کر دیتے ہیں, اس کو بجائے ڈیل کرنے کے اسٹریٹ فارورڈ جا کے میٹ کریں پرابلم کو اور اس کو حل کریں. یہ پرابلم سے پہلو تہی کرتے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹیں نہیں چلتی, اور گورنمنٹیں وہی عزت اور احترام کی حقدار ہوتی ہیں جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں. آج دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی 1 کروڑ جابز ہوں گے, 50 لاکھ جو گھر ہوں گے, اسی اپنا جو رشوت لے گا اس ملک میں رہ نہیں پائے گا, جو IMF سے پیسے مانگے تو خودکشی کر لی جائے. these are all statements on record, اور ان ساریوں سے ڈیویٹ کیا گیا ہے, اس سے آپ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے. سو گورنمنٹیں چلتی ہیں کریڈیبلٹی پر, گورنمنٹیں چلتی ہیں کریڈیبلٹی پر. آئی ایم یوزنگ اے ویری ویری پرٹنٹ ورڈ آن دی بیسس آف مائی 50 year ایکسپیرینس. کریڈیبلٹی. جب گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے تو بس سمجھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ڈاواں ڈول ہو گئی. یہاں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. آپ نے رکھے ہوئے ہیں رضا باکر جیسے لوگ who are not گورنر اسٹیٹ بینک, they are liquidator of the IMF. They are liquidator. آج بھی ان کے جاب جو ہیں واشنگٹن میں قائم اور دائم ہیں, ان کے فلیٹس تک جو ہے IMF مینٹین کر رہی ہے. آپ نے کن کے ہاتھوں میں یہ ریاست کو پکڑایا ہوا ہے؟ آپ نے تو اس ریاست کو یتیم سمجھا ہے, آپ نے اس کو یتیم سمجھا ہے. بڑی اہم بات کر رہے ہیں احمد رضا قصوری صاحب کہ یہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کھو چکی ہے, اور اگر حکومت کریڈیبلٹی کھو جائے تو پھر اس کے بعد ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے, اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. مزید بات کریں گے جی اس پروگرام میں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کیسر صاحب, ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی وہ یہ کہ IMF کے ساتھ جب ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں, جو ان سے قرض ہمیں چاہیے, قرض کی قسط چاہیے, اس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں IMF کی جو شرائط تھی وہ بھی ہمارے سامنے گاہے بگاہے آتی رہیں. گو کہ حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ساری شرائط پر ابھی عمل درآمد نہیں کیا ہے, لیکن فائنلی ہم نے دیکھا کہ بجلی ابھی مہنگی ہو گئی, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, ٹیکس چھوٹ جو تھی وہ بھی ختم ہوئی, سبسڈیز بھی ختم ہو گئیں. تو سر, کیا کڑوی گولی عوام کھا چکی ہے اس معاہدے کے ہونے سے پہلے, یا پھر اس معاہدے کے بعد مزید کڑوی گولی جو ہے وہ عوام کی منتظر ہے؟ دیکھیے, IMF نے جو کنڈیشنز لگائی ہیں نا, لیکن ہمیں IMF کے ساتھ تو جب ہم قرضے لیتے رہیں گے اور ان کو لیوش خرچے کرتے رہیں گے اور ان کا استعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ تو ہوگا نا. پھر کڑوی گولی تو IMF میں تو زیادہ سے زیادہ کنڈیشنیں لگانی ہیں, اس نے تو قرضہ دینا ہے. اس نے تو دیکھیے IMF نے یہ کہا, یہ کہتے رہے کہ آپ اپنا بجٹ کا خسارہ کم کریں, آپ قرضے کم کریں, آپ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا خسارہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو کم کریں. تو یہ تو ہم سے ہو نہیں پا رہا. دیکھیے, آپ کل پرسوں میں نے اخبار میں بڑا دیکھا تفصیل سے کہ چائنیز اکانومسٹ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی اور دشمن نہیں ہے, آپ خود اپنے دشمن ہو. 30 سال سے آپ نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے کاروں کی اور اسمبل کر رہے ہو, اور اربوں ڈالر کی آپ منگوائے جا رہے ہو, اور ایکسپورٹ تو کر نہیں پا رہے. آپ نے ان سے جن سے ٹیکنالوجی لی تھی ان سے کہنا تھا نا کہ ہم اپنے لیے بھی منگائیں گے اور اب کے اتنا ایڈوانس ہونی چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ہمیں تو صرف پیسہ بنانا, کیونکہ بیوروکریٹ بھی ساتھ شامل ہے, اور ہر ایک جو جتنی رشوت دیتے ہیں وہ امیر کے لیے ساری پالیسیاں بن رہے ہیں, اور فرق امیر اور غریب کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. IMF نے تو جو شرطیں لگائی ہیں نا, دیکھیے ہم نے جب مسلم لیگ کے دور میں چھوڑا تو فی کس پاکستان کا 1,20,000 قرضہ تھا. آج ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 1,90,000 سے زیادہ مقروض ہو گیا ہے. اب یہ بار بار 3 سال بڑی
खुशियां मनाते थे कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया, हमने डॉलर तो बढ़ा दिया लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। अब उतना ही 4 महीने में 5.1 अरब डॉलर हो गया है और वही 15-16 अरब इस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि कोई एक चीज़ इन्होंने करना क्या था। इन्होंने कहा था कि जो कोमियाई गई इंडस्ट्री है, जो खसारे में है, जिसका हर साल 700-800 अरब खसारा होता है, हम उसको या तो नफे में लाएंगे या उसको प्राइवेटाइज करेंगे। क्या हुआ? कुछ एक काम नहीं हुआ, ना PIA, ना स्टील मिल, ना रेलवे, कोई भी चीज तो देखिए ना इनसे हो नहीं पा रही। फिर किस तरह जब खसारे पे खसारा बढ़ता जाएगा, फिर उन्होंने ये कहा था कि हम बाहर से पैसा लाएंगे। 2 चीजें हैं जिससे करंट अकाउंट बेहतर हो सकता है खसारा। एक तो बाहर का पैसा आ जाए, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, और इन्होंने कहा था कि हम बहुत पैसा लाएंगे और लोग यहाँ नौकरियां करने आएंगे। अब बाहर से पैसा तो पिछले साल इंडिया में 44 अरब डॉलर आया है और पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर आया है बाहर का पैसा। हमने माहौल ही ऐसा साजगार नहीं बनाया कि हमारे यहाँ कोई लोग यहाँ आए और यहाँ इंडस्ट्री लगे। मुझे ये बताइए कि इनकी कौन सी कल जो है वो सीधी सही कहा कसूरी साहब ने कि इनके पास ना खुद प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा है और ना उसकी टीम में कोई ऐसी कोई कॉम्पिटेंस है या कोई नाअहल सारी टीम है। तो ये तो अगर और नुकसान कर रहे हैं, लोग तो बेचारे तड़प रहे हैं इस वक्त। महंगाई और दिन बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं अगले 3-4 महीने में जो कुछ हुआ है, इन्होंने खुद कह दिया कि 4 रुपए फी महीना तो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी कम करनी है, जो लगानी है उसमें पहले जो कम की थी तो उसको दोबारा लगा देना है। अब हर महीने तकरीबन अगले 7 महीने बाकी हैं या 8 महीने इस साल में, तो 30 रुपए इन्होंने वो बढ़ानी है। और दुनिया में प्राइस बढ़ रही है, वो अलग बढ़ रही है, और अगर करेंसी की डिवैल्यू हो रही है तो वो अलग बढ़ रहा है। तो 3 किस्म की महंगाई आनी है। 4 रुपए तो लेवी इन्होंने कम करनी है, नंबर 1। अगर दुनिया में कीमत बढ़ गई वो बढ़नी है, जो डॉलर रोज बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो ये कहाँ रुकेगा? कोई रुकने वाला नहीं है और इनकी प्लानिंग नहीं है। जब तक ये कुछ काम ही नहीं करेंगे। इन्होंने किया क्या है? कोई भी एफिशिएंसी किस जगह दिखाई है? नौकरियां थी बेचारे। लालचंद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे या ये सवाल करूं आपसे? कोई काम बता देना। इनसे पूछते हैं ना अक्सर कि भाई आपने 3.25 साल में कुछ किया है, तो कुछ बता नहीं सकते। जी देखिए, मैं जरूर इस पे कुछ कह रहा था। सबसे पहले तो कसूरी भाई आपने बात की क्रेडिबिलिटी की, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं कि हुकूमतें वो चलेगी जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी। अब देखना ये है क्रेडिबिलिटी किसकी है, इमरान खान की या PMLN के लीडरान की या पीपल्स पार्टी के लीडरान की। देखिए, इमरान खान ने अपना फ्लैट बेच के वो पाकिस्तान पैसे लाए, उन पे केस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हर रसीद दी और अपनी क्रेडिबिलिटी शो की। यहां पर इन्होंने सरे महल खरीदा, इन्होंने फ्लैट खरीदे और पाकिस्तान का पैसा ये बाहर ले गए और इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। अब इनको इस मुल्क की अवाम रद्द करते हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का मामला है तो यकीनी तौर पे ये शेख साहब को भी और आपको भी बताना चाहिए कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में बड़ी है। और जो हालात खराब कोविड की वजह से बाकी मुल्कों में हुए हैं, वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है, पाकिस्तान उससे बचा है। क्योंकि कोविड की जितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है, वो नंबर 1 पे है कोविड हैंडलिंग में, और उसको सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। IMF का जाने का हमारा कोई शौक नहीं था। शेख साहब को यह भी बताना चाहिए कि ये किस कंडीशन में इकोनॉमी पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की थी उन्होंने। यस, हमने बात की थी बाहर पैसे ले आने से, और $30 बिलियन जो है वो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तान भेज रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम जब उनको वोटिंग का राइट देना चाहते हैं, जो पैसे भेज रहे हैं, जिनके पैसों से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है, आप कहते हैं कि वो हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आपके कर्जे उठाए हुए हैं जिसपे हमें कर्जा भरना पड़ रहा है, जिसकी सूद पे करना पड़ रहा है। साहब, ये बताइए कि कब तक एक मिनट बढ़ेगी? ये सवाल है ना मेरा कि कब तक बढ़ेगी, आवाम कब तक इंतजार करेगी? हाँ जी, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। इन्होंने जो 30 साल हुकूमत करके हमारी 3 सालों में ये सारा मलबा हम पे गिराने चाहते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम इतनी भी सादा नहीं है जितना ये समझते हैं। अवाम इनको भरपूर जवाब देगी, और मैं आपको अश्योर करता हूं। देखिए, ये जो क्रंच आया हुआ है इन्फ्लेशन का, अब इसको डाउनवर्ड जाना है। आज ये डॉलर आएगा,
जब मुख्तलिफ तरीके से मुल्क में डॉलर आएगा तो यकीनी तौर पे डॉलर ईज होगा, डॉलर के डिवैल्यूएशन भी होगी और पाकिस्तान रुपी उसके निस्बत मुस्बत भी होगा, जिसके इकोनॉमी पे अच्छे असरात भी होंगे। और जैसे जैसे अब ये कोविड का मामला खत्म हुआ है, दुनिया की इकोनॉमीज रिवाइव हो रही हैं, ये जो 3-4 महीने में शेख साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे महंगाई कम होना 3-4 माह में शुरू हो जाएगी। ठीक है, 3-4 माह कह रहे हैं आपके, उसके बाद महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। ज्ञान, आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी महंगाई कंट्रोल करने में? देखें, ये एक वायदा इमरान खान ने भी किया था जैसे ही गवर्नमेंट में आए थे। मैं गवर्नमेंट से पहले जो वायदे किए थे उनको रिपीट नहीं कर रहा कि हम 100 दिन में जो है ना आपको करके दिखाएंगे कि करप्शन को कैसे खत्म करना है, इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, मौशत को कैसे सुधारना है। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई झूठ के सवाए इनका कोई बोलने के लिए कोई चीज बाकी बची है। ये जो भी वायदे करते हैं वो पूरे नहीं करते। IMF से कर्ज हम पहली दफा नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले कुछ परफॉर्मेंस होती थी, हमारी कोई नेगोशिएशन, कोई अहलियत होती थी। ये इनकी नाअहलियत है कि शर्तों पे शर्त लगे जा रहे हैं। फिर इन्होंने कौन सा कारनामा किया है? इनकी इन्वेस्टमेंट जो भी आई है वो कहाँ पे आई है? क्या मुल्क के हालात जो भी है, मुल्क के कैसे भी हालात है, इकोनॉमी की क्या भी पोजीशन थी, जो 18 में इनको मिली है गवर्नमेंट, उसके बाद इन्होंने कर्जे कितने लिए हैं, उसके बाद इकोनॉमी किस तरफ गई है, लोगों का जीना आसान हुआ है या लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो ये तो पूरा सिस्टम को जैम करके रखता है। एक तरफ जो पहले हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी के क्वेश्चन है, आप लोगों के 4, 5, 6 जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक मुख्तलिफ जजेस ने एतराफात किए हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए। एक कमीशन बन जाए, पता चले कि जुडिशरी पे जो इल्जाम आते हैं वो अपना धब्बा धो दे तो पता चल जाए। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है जुडिशरी पे, खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे क्वेश्चन आया। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ये बड़ा इल्जाम है कि एक चीफ जस्टिस पे इल्जाम आया है, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। ये जुडिशरी की बेहतरी के लिए तो बहुत जरूरी है। तो बाकी इमरान खान और इसकी हुकूमत से तो कोई उम्मीद न लोगों ने अभी रखी है। लोगों ने तौबा कर दी है इस तब्दीली से। लोग अब इस इंतजार में से इन हुक्मरान से कब जान छूटे, कब महंगाई से हम जान छुड़ाए। यानी आप नहीं समझते कि ये कंट्रोल कर पाएंगे महंगाई पे? अहमद रजा कसूरी साहब, आपने बात सुनी है ज्ञानचंद साहब की, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कमीशन बन जाए जो हर चंद सालों बाद, चंद महीनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जिससे सवाल उठ जाता है और जुडिशरी का जो इदारा है उसके ऊपर बात की जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात शुरू हो जाती है। तो आपको नहीं लगता जो ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि कोई कमीशन बन जाए और बैठ के इसके ऊपर ज़रा तहकीकात की जाए कि बेसिकली मसला है कहाँ पे? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मेरी एनालिसिस के मुताबिक इससे सिस्टम क्लैप्स, एस्टेब्लिशमेंट क्लैप्स हो गई है। द पार्लियामेंट हैज़ क्लैप्स्ड। ईच टाइम यू कॉल द पार्लियामेंट, दस्तों गिरबान होते हैं, गाली गलोच होते हैं। ना वहाँ कोई फॉरेन अफेयर्स पर डिबेट हुई, ना वहाँ सिक्योरिटी पर हुई, ना वहाँ इकॉनमी पर हुई। इससे वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। इट्स फ्लॉप्ड होती, ये क्लैप्स कर गई है। जुडिशरी हैज़ क्लैप्स्ड, पॉलिटिकल पार्टीज हैव क्लैप्स्ड। पूरा का पूरा जो रियासत है एक सतून पर खड़ी हुई है, उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। और उस अफवाज पाकिस्तान को यहाँ के लोग जो हैं, जिन्होंने कोई एक एक किताब पढ़ी है जमहूरियत पर, तो वो जो अपना इंटेलेक्चुअलिज्म, आई कॉल दम सूडो इंटेलेक्चुअल, जो सूडो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, तो उनका पहला टारगेट अफवाज पाकिस्तान होता है। उसी जब वो कोई जमहूरियत के हक़ में या रूल ऑफ लॉ के हक़ में बोलते हैं, तो पहला उनका टारगेट अफवाज पाकिस्तान होता है। ये जो है अजय देवाल का जो डॉक्ट्रिन है, उसके मुताबिक दिस इज़ ए हाइब्रिड वॉर, दिस इज़ ए 5th जनरेशन वॉर। अब जंग जो है बॉर्डर पर गर्म जंग नहीं होनी है, अब जहनों में जंग होनी है। इन्होंने जो है सेक्टेरियन क्राइसिस, शिया सुन्नी क्राइसिस, सूबों के उसी अपना क्राइसिस, उसी यहाँ ग्रेटर बलूचिस्तान की बात होगी, यहाँ सिंधु देश, सिंधी कार्ड की बात हो रही है। और यहाँ के कोई पाकिस्तान का कार्ड भी तो दिखा दो यार, फॉर गॉड सेक। यहाँ डिफरेंट कार्ड चल रहे हैं। यहाँ मैं
جو پیپل ہو میٹر میں ان کو اب ایڈوائز کروں کیونکہ میں تقابل کی پوزیشن میں ہوں. میں نے آدھا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے دیکھا. آئی واز اے ممبر آف پارلیمنٹ in 1970. I have seen Pakistan breaking up in front of my eyes. اب مجھے وہی سیناریو وہی حالات نظر آ رہے ہیں. اور خدا کی قسم میں کبھی جو آپ کو زیادہ انفارمیشن ہو تو زیادہ آپ پریشان ہوتے ہیں. میں کسی وقت رات کو اٹھ پڑتا ہوں پریشان ہو کے کہ یہاں ہونے والا کیا ہے. یہ وی آر اے کرائسس سچویشن. تو therefore this system has collapsed. یا تو یہ کوئی آپس میں بیٹھ کے اس کو کوئی سسٹم کو آرگنائز کر لیں, کوئی سمجھوتا کر لیں. اگر انہوں نے لانگ بالکل ایسا ہی ہے, ساتھ بیٹھ کر سوچنا, پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. مزید بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی. آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ مارچ میں مارچ کیا جائے گا. اپوزیشن اب اکٹھی مارچ کرے گی, تب تک اکٹھی رہتی ہے نہیں رہتی, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی پی ڈی ایم کو. مولانا فضل الرحمان کافی ناراض ہو گئے تھے نون لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. کیسر احمد شیخ صاحب سے یہ جان لیتے ہیں. کیسر صاحب, مارچ کا کہا گیا ہے کہ مارچ میں مارچ ہوگا, پہیا جام ہوگا, احتجاج ہوگا, کافی دیر نہیں ہو جائے گی؟ کیوں اتنی دیر میں احتجاج کی طرف جا رہی ہے اپوزیشن؟ مجھے ذرا کلیئر, آپ کی آواز پوری کٹ کٹ کے آ رہی ہے, میں سمجھا نہیں آپ کا. کیسر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کال دیتی ہے کہ اب ہم احتجاج کریں گے, اب ہم جلسے کریں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن یہ صرف تاریخیں دی جاتی ہیں, آگے ہوتا کچھ نہیں ہے. اب مارچ کا اعلان کیا گیا ہے کہ مارچ میں مارچ ہوگا, تو کیا واقعی میں ہوگا؟ اور اگر ہونا ہی ہے احتجاج اور ریلیاں ہونی ہیں تو پھر اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ فوری طور پر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی دیکھیں, یہ کیونکہ یہ حکومت تو مکمل فیل ہو گئی ہے, اس کی کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہوئی اور لوگ ہمیں دباؤ ڈال رہے ہیں. جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس حکومت کے خلاف جو پرزور احتجاج ہے, لوگ بھی باہر نکلے اور ہم بالکل ہم نے جس طرح پلان کیا ہے ہمیں اس حکومت کو ہٹانے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑے گا اور بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا اور ریلیاں کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم تو سدھرے نہیں. نہ ہمارے اداروں میں دیکھیے اسمبلیوں میں کیا حال ہو رہا ہے, ایک جنگ کا سامان بنا ہوا ہے. ہمارے جو بیوروکریٹ ہے اس میں سرخ فیتا ہے, کوئی بہتری نہیں ہوئی کہ کوئی کرپشن کوئی کم ہو گئی ہو. ہمارے بزنس میں ہر کوئی اپنا پیسہ بنا رہا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ پیسہ بنا لوں. یہ نہیں کہ وہ ٹیکس کی طرف آئیں اور وہ اپنے اکاؤنٹ, وہ جو اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز سیکٹر میں اور وہ زیادہ ٹیکس میں اپنے آپ کو دیں, اور کیونکہ چاہیے اس وقت ملک کو ضرورت ہے. تو پہلے دن سے ہم نے تو کہا تھا چارٹر آف اکانومی کر لیں. تو کوئی بھی ادارہ جو ہے نا, اس کے علاوہ آپ دیکھ رہی ہیں کوئی بھی جب تک ادارے سارے مل کے چلیں گے نہیں اور ہم اپنے کام نہیں کریں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, اور یہ تو بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے جی حکومت کے خلاف. لیکن دیکھیے اس کا ایکچولی تو ہمیں اپنے ملک کے لیے حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ اگر صرف احتجاج بالکل ضروری ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ تو آ کے بیٹھے نا, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور مل کے کوئی لائے عمل بنائے. ملک ہمارا اس وقت بڑی برے حالات میں ہے اور ملک اور فردر نیچے چلا جاتا رہے گا, جس طرح آئی ایم ایف نے لال چند صاحب, آپ یہ سن رہے ہیں کیسر صاحب کی بات, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آ کے بیٹھے تو صحیح نا, ہم سے بات تو کرے. تو حکومت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ اپوزیشن اب جو احتجاج کرنے جا رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ڈیل کرے گی حکومت اپوزیشن کے احتجاج کو؟ دیکھیں, مجھے آپ کی آواز کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اس کے باوجود میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سینیٹر گیان چند صاحب نے کہا کہ کوئی کمیشن بنے اور اس کو ٹیپ کو انویسٹیگیٹ کرے. مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے ہیں, کون سا فیصلہ اپوزیشن نے قبول کیا ہے؟ کبھی نہیں کرتی اپوزیشن. جو ان کے فیور میں فیصلے آتے ہیں صرف ان کو وہی قبول ہوتے ہیں, اور جو ان کے خلاف آتے ہیں ان کو قبول نہیں کرتے ہیں. قصوری صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ مایوسی نہ پھیلائیں,
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी काम कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज भी काम कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी काम कर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान की जुडिशरी भी काम कर रही है। और पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम स्टेट है और उसके खिलाफ इतनी मायूसी आप ना फैलाएं। जहां तक अपोजिशन या पीडीएम, अपोजिशन नहीं पीडीएम जो है वो ऐलान करने वाली है मार्च का, तो पहले मैं इनको कहूंगा कि पहले आप मुझे बताएं, ज्वाइंट सेशन में आपके 13 एमएनए गुम हो जाते हैं। आप जब सेनेट में लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं तो आपके वहां से सेनेटर गुम हो जाते हैं। तो आपने ये जो बात करती है पीपल्स पार्टी कि हमने वादे किए 3 साल में नहीं पूरे किए, आपने तो 1973 में कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे। कौन सा आपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिया है? आज जो छपी है खबर, जो ओम्बड्समैन ने सिंध के ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट की सिंध के बारे में जो खबरें छापी है वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद क्यों आटा सिंध में जो है वो 85 रुपए किलो और पंजाब में 55 रुपए किलो मिल रहा है? उसका क्या फर्क है? हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में जो खबर आई है वो ये है सिंध के कि इन्होंने कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 15 साल से कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया है। वहां पे इमरजेंसी में दवाएं जो है वो लोग अपने पैसों से भाग दौड़कर इमरजेंसी में लेके आते हैं दवाओं की। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की ये पोजीशन है, ये आज की बता रहा हूं मैं, पुरानी खबरें नहीं, आज की जो खबर है जो सिंध के वजीर आला को जो पूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है वो उसमें शामिल है। जहां तक इनके लॉन्ग मार्च है तो जो पहले भी असद उमर साहब ने कहा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, अवाम इनको सियासी कुट देगी, ये घरों से नहीं निकल सकेंगे। इनके जो अभी नाकाम तरीन जलसे हुए और जो इनमें जो पीडीएम में इख्तलाफात है, जो नून लीग में इख्तलाफात हैं, जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात है, ये अपना घर ठीक नहीं रख सकते तो अवाम को कहां से ये जाके रिलीफ देने के लिए निकलेंगे? ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ऑपोजिशन की जो है थोड़ी सी पतली नजर आ रही है, लेकिन ये बताइएगा कि अब जो ऐलानात करने जा रही है मोस्ट प्रोबेबली पीडीएम के मार्च में मार्च होगा, एहतजाज होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी इस मार्च का और पीडीएम का अब हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए पीडीएम का तो यकीनन पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने इंट्रो में बात की थी पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी। पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा था, ये इस्तीफाओं का ऐलान करके लॉन्ग मार्च को सबूताज किया गया था और वही अभी ऐलान किया गया है। शुरू से साथ ही हैं पीडीएम के? हमने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां कर रखी थी जब इन्होंने इस्तीफाओं का शर्त रखकर पूरे पीडीएम को ही खत्म कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर साथ बैठी हुई हैं। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की आपस में बात तो हो रही है, मौलाना साहब या बाकी अपोजिशन की पार्टियां भी एक पेज पे अभी काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डिसीजन लेंगे ज्वाइंटली लेंगे और जो भी ज्वाइंटली डिसीजन होगा उसको। ठीक है, आपका कमेंट आ गया है ज्ञानचंद साहब, वक्त हो गया है, वक्त की कमी की वजह से मजीद जारी नहीं रख सकते हैं हम इस डिस्कशन को। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का। हमारा वक्त खत्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।